नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको गैंगस्टर एक्ट से जुड़े प्रावधान की जानकारी देंगे। गिरोह बनाकर अपराध करने वाले बदमाशों के खिलाफ सरकार ने 1986 में गैंगस्टर एक्ट बनाया और लागू किया। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट साल 1986 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की ओर से लाया गया था और इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य उस वक्त जाने माने 2500 जाने माने गैंगस्टर्स को सलाखों के पीछे डालना था, ताकि राज्य में शांति बनाई जा सके और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। इस एक्ट में दोषी पाए जाने वाले गैंगस्टर को 10 साल तक की सजा और कम से कम 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसके साथ ही हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी अपराधी ने पहली बार भी अपराध किया है तो भी उस पर इसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। गैंगस्टर एक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप कानूनी सहायता ले सकते हैं, जिसके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 01206127937937, 012061279338। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ऋषिपाल जी, आपसे यही जानना चाहेंगे हमारे दर्शक की गैंगस्टर की कानूनी परिभाषा क्या है? देखिए वक्ता, गैंगस्टर एक ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं जो अपराध जब करता है तो एक गैंग बना के अपराध करता है, या उसके अंदर उस अगर परिभाषा पे जाते हैं तो उस परिभाषा को बहुत वाइड परिभाषा में कहा गया है। गैंगस्टर में जरूरी नहीं है कि उस गैंग का जो सरगना हो वही गैंगस्टर जी। उसमें उस गैंग में जो कोई असिस्ट करने वाला या उसको सहायता देने वाला या इवन कोई अपराधियों को शरण देता है, वो सारे व्यक्ति जो एक गैंगस्टर एक्ट में शामिल होते हैं। तो गैंगस्टर की जो परिभाषा है अपना बहुत व्यापक है। उसको हमें देखना है कि किसी एक व्यक्ति को या उसके काम से हम उसको नहीं नाप सकते हैं। तो गैंगस्टर की परिभाषा को और वाइड इसीलिए किया गया है कि जिससे कि अपराध को हम या अपराध करने की जो प्रवृत्ति है उसको बहुत बेहतर तरीके से समझ सके कि किस तरीके से गैंगस्टर काम करते हैं। क्योंकि गैंगस्टर जब एक गैंग के रूप में काम करते हैं तो एक गैंग अलग अलग उसमें व्यक्ति होते हैं, वो अलग अलग स्तर पर काम करते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक्सटॉर्शन का, तो एक व्यक्ति जो है एक्सटॉर्शन की मान लीजिए फोन करता है, दूसरा व्यक्ति वहां जाके डराता है, तीसरा व्यक्ति वहां जाके पैसे छीनता है, चौथा व्यक्ति अगर पकड़े जाए, अगर केस बनता है तो उनको छुपाने की कोशिश करता है। तो ऐसी स्थिति में गैंगस्टर एक्ट को बहुत ही वाइड रूप से परिभाषित किया गया है। और ऐसे सभी व्यक्ति जो उस अपराध में शामिल है वो अकेला भी हो सकता है और इससे ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। और ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो गैंगस्टर एक्ट में आती है और उस व्यक्ति को हम गैंगस्टर मानते हैं। जी ऋषिपाल जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से हमारे जो सारे दर्शक हैं उनको समझाया कि आखिर गैंगस्टर की कानूनी परिभाषा क्या है। अब ये भी समझ लेते हैं आपसे कि क्यों लाया गया है ये गैंगस्टर एक्ट। देखिए वक्ता, ऑलरेडी हमारे पास आईपीसी प्रोविजन था। आईपीसी के अंदर भी 120 जिसको हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, वो सारे प्रोविजन थे। लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा से ये महसूस किया जा रहा था कि जो गैंगस्टर है, हम केवल आईपीसी के प्रोविजन से हम गैंगस्टर को हम मतलब कंट्रोल में नहीं ला सकते। एक तो जो मानिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया और अपराध करने का उसका जो केस है, उस पर्टिकुलर एक केस का जो फाइल है या चार्जशीट उस केस में चल रही है, या तो अपराधी शामिल साबित होगा या वो बरी हो जाएगा। लेकिन जब वो बहुत सारे अपराध करता है और बहुत सारे अपराधों में बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं हो पाते या प्रॉपर तरीके से उनके एविडेंस नहीं आ पाती, और जब वो रजिस्टर्ड नहीं होते, ऐसी स्थिति में जब गैंगस्टर उनसे बहुत अकूत संपत्ति कमाते हैं या लोगों को डराते धमकाते, तो बहुत सारा ऐसा ग्रे एरिया रह जाता है जिसको कवर करने के लिए ऐसे कानून की आवश्यकता थी जो ऐसे जो गैंगस्टर है उनको कंट्रोल किया जा सके। तो इसीलिए एक विशेष तौर पे जो है ये कानून को लाया जा सके जिसके अंदर गैंगस्टर की परिभाषा भी हो, उसके अलावा जो उसकी संपत्ति है, संपत्ति को जब्त करने की प्रोविजंस भी हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर भी हो,
और जो बेल है, बेल के अंदर भी सख्ती बरती जाए। तो इसलिए एक विशेष कानून लाया गया, उसको जो सामान्य आईपीसी के कानून से अलग से एक स्पेशल लॉ लाया गया, जिससे कि गैंगस्टर को अच्छे से नकेल कसी जा सके। जी ऋषिपाल जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि कई अपराध ऐसे होते हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाते हैं और उन अपराधों को लेकर सजा नहीं मिल पाती है जिस हिसाब से अपराध हुआ होता है। ऐसे में किन किन अपराधों को गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है? ऐसे कौन से अपराध हैं जिन पर गैंगस्टर एक्ट लगता है? देखिए, पहले तो गैंगस्टर एक्ट में जो अपराध थे वो थोड़े से लिमिटेड थे, उसके करीब 15 अपराध थे। लेकिन धीरे धीरे जब अब ये प्रोविजन आगे बढ़ते गए तो कोर्ट को लगा कि ऐसे लेजिस्लेचर को लगा कि ऐसे बहुत सारे अपराध हैं। उनके अंदर अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर जो आईपीसी के प्रोविजन वाले अपराध है वो भी शामिल होते हैं, जो एनडीपीएस से रिलेटेड अपराध है वो भी शामिल होते हैं, जो सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड अपराध है वो भी शामिल होते हैं, जो मान लीजिए इलेक्शन से रिलेटेड अपराध है वो भी शामिल होते हैं। तो बहुत सारे कानूनों को लाया गया। अगर इसको हम सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करें तो जब भी कोई व्यक्ति संयुक्त रूप से, यानी कि एक तरह की गैंग बनाकर और किसी अपराध को करता है, वो अपराध किसी भी तरीके का होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी परिभाषा में आ रहे हैं, तो उन सभी अपराधों को, चाहे जैसे मैंने बताया एनडीपीएस का है, या मान लीजिए इलेक्शन कराने से रिलेटेड है, या और कोई अपराध है, तो बहुत सारे अपराधों को गैंगस्टर एक्ट में शामिल किया गया। क्योंकि ये जो अपराध जो आईपीसी के प्रोविजन होते हैं या इलेक्शन के जो प्रोविजन होते हैं उनके साथ रेड विद होते हैं, उनके साथ अलग से पढ़ा जाता है इनको। तो ये एक तरह से एक संयुक्त अपराध भी है और अपने आप में अलग अलग अपराध भी है। जी ऋषिपाल जी, गैंगस्टर एक्ट पर सुनवाई के लिए क्या स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है, और अगर है तो ये कैसे काम करता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एक तो वक्ता जो गैंगस्टर एक्ट जो हम बात कर रहे हैं, ये गैंगस्टर एक्ट हम सामान्यतः वो बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के उसकी बात कर रहे हैं। हर राज्यों में क्या होता है, गैंग होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो हैं कानून होते हैं। जैसे दिल्ली में या मुंबई में बात करें तो वहाँ मकोका है, और यूपी में बात करें तो वहाँ गैंगस्टर एक्ट है। तो क्योंकि ये अपराध जो है अपने आप में एक बहुत ही संयुक्त अपराध होते हैं, अपने आप में अपराध की जो करने का तरीका होता है अपने आप में बहुत ही गहन होता है। तो ऐसी स्थिति में जो स्पेशल कोर्ट होते हैं वो बनाए जाते हैं, और वो स्पेशल कोर्ट में कम से कम जो एडिशनल सेशन जज लेवल का जो न्यायिक अधिकारी होता है उसको कोर्ट बनाया जाता है, और वो व्यक्ति जो होता है वो स्पेशल कोर्ट को देखता है। उसको स्पेशल पावर भी दी जाती है गैंगस्टर एक्ट के अंदर, क्योंकि इसमें अलग से प्रोविजन है। बेल की जो कंडीशन है वो भी सामान्य बेल से और अलग है, इसलिए गैंगस्टर एक्ट को स्पेशल एक्ट के अंदर स्पेशल कोर्ट के द्वारा इसका ट्रायल चलाया जाता है। जी ऋषिपाल जी, बिल्कुल। ऋषिपाल जी, गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति जब्त करने के प्रावधान के बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं, और कैसे एक्ट को संशोधित करके जब्ती को वैकल्पिक से जरूरी बनाया गया। देखिए वक्ता, जैसे पहले मैं आपको बता रहा था, अपराधी जब अपराध करता है, जैसे अभी आपने यूपी को उदाहरण लिया, अतीक अहमद का कहा, लोग कह रहे हैं कि 14,000 करोड़ की संपत्ति उसके पास थी जी, तो या और थी, ऐसे बहुत सारे अपराधियों को नाम लिया जाता है। तो जब ये अपराधी ये अपराध करते हैं और ये संपत्ति को ये जब अर्जित कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे अपराध ऐसे होते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते। जब वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहे तो जो अपराध करते करते संपत्ति है वो संपत्ति इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो अपने आप में अपराधी को बहुत बड़ी शय पैदा करती है, उसको बहुत बड़ा एक मतलब उसको एडवांटेज देती है उस अपराध से बचने के लिए भी और अपराध करने के लिए। ऐसी स्थिति में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसको एक पावर दी जाती है कि जब भी किसी व्यक्ति को गैंगस्टर एक्ट में किसी व्यक्ति को मान लीजिए चार्जशीट किया जाता है तो चार्जशीट के साथ ही उसकी जो संपत्ति है उस संपत्ति को कुर्क किया जाता है। पहले जो प्रोविजन था उसमें क्या था कि मे प्रोविजन, यानी कि वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, लेकिन उस एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सीधा कहा गया कि एक व्यक्ति अगर ये साबित होता है कि एक व्यक्ति के खिलाफ आप चार्जशीट पेश कर रहे हैं और उस चार्जशीट के अंदर आपने गैंगस्टर एक्ट लगा रखा है तो लाजमी तौर पर मतलब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर को डोल ड्रम वाली स्थिति को खत्म किया गया। अगर आप मान रहे हैं कि हाँ वो उस पर गैंगस्टर एक्ट लगता है तो आपको उस संपत्ति की लिस्ट देनी है और उसको जब्त करना है। जी ऋषिपाल जी, गैंगस्टर एक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधिकार क्या हैं? देखिए, गैंगस्टर एक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो सबसे बड़ा अधिकार होता है वो अपराधी की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार जी। जब भी चार्जशीट जो है गैंगस्टर एक्ट के अंदर चार्जशीट पेश की जाती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
जो है, जो कंसर्न एसएसपी है, उनसे एक रिपोर्ट लेते हैं कि जिसके खिलाफ भी चार्जशीट पेश की जा रही है, उनकी जो भी संपत्ति है उस संपत्ति को कुर्क किया जाए, जब्त किया जाए और संपत्ति की लिस्ट जो है उस चार्जशीट के साथ लगाई जाए। तो स्पेशल पावर है जिसके अंदर जो पहले अभी हमने बात करी कि जो पहले एक तरह की मैंडेटरी नहीं थी, अब वो मैंडेटरी प्रोविजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर भी दी गई है या अधिकार भी दिए गए, जिम्मेदारी भी दी गई है कि उसके इलाके के जितने भी गैंगस्टर्स हैं उनकी सबकी जो संपत्ति है उनको कंपलसरी जो है उनको जब्त करे और उसको चार्जशीट के साथ उस पूरी लिस्ट को पेश करे। ये सबसे बड़ा अधिकार जो है गैंगस्टर एक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है। ऋषिपाल जी, हम अक्सर सुनते हैं कि जो अपराधी है उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। इस एक्ट को इतना सख्त क्यों माना जाता है और इसमें बेल की क्या प्रावधान है, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, गैंगस्टर एक्ट और सामान्य आईपीसी के जितने भी मामले होते हैं तो में फर्क यही है कि जैसे सामान्य आप आईपीसी के मामले जब मर्डर केसेस है या कोई और भी केसेस है, उस केस के अंदर जो प्रिजम्पशन ये होती है कि अपराधी को ये प्रिज्यूम किया जाता है कि अपराधी ने अपराध नहीं किया और प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है कि वो ये साबित करे कि अपराधी ने अपराध किया है, यानी ओनर्स टू प्रूव इन ए क्रिमिनल ट्रायल वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। लेकिन गैंगस्टर एक्ट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो इसीलिए बेल के प्रोविजन ऐसे हैं कि बेल भी आसानी से आपको तब तक नहीं मिलती जब तक आप ये साबित नहीं कर देते कि आपके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगता। सामान्यतः जो गैंगस्टर होते हैं उनको जो कंट्रोल करने के लिए गैंगस्टर जब दिल्ली में मुकदमा लगाते हैं, बॉम्बे में मुकदमा लगाते हैं, यूपी में गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है, इसीलिए लगाया जाता है कि सामान्यतः जब तक अपराधी ये साबित नहीं करता कि उसके पास उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट नहीं लगता है। अगर मान लीजिए किसी अपराधी के ऊपर चार्जशीट पेश हो गई है और 5-6 केसेस उनमें चल रहे हैं, उन 5-6 केसेस के अंदर जो अपराधी जो उनके साथ के वो कॉमन है, तो बिल्कुल साबित होता है कि उस व्यक्ति ने जो गैंग बना के जो है काम कर रहा है। तो वो सभी मुकदमों में जब तक वो फ्री नहीं हो जाता तब तक उसको बेल मिलना मुश्किल है। इसलिए गैंगस्टर एक्ट जब लग जाता है तो अपने आप में बेल मिलना ही मुश्किल होता है और अपने आप में इसको सजा, क्योंकि बाकी जो केसेस होते हैं वो भी साबित हो जाते हैं, तो अपने में डबल तरीके से जवाबदेही हो जाती है अपराधी की। तो इसीलिए इस गैंगस्टर एक्ट को सख्त माना गया है, क्योंकि इसमें जो भी जब भी अपराधी पकड़ा जाता है तो आसानी से जो है बेल नहीं मिलती। ऋषिपाल जी, इस एक्ट में सजा के प्रावधान क्या है? देखिए, इस एक्ट में सजा का प्रावधान कम से कम 2 साल से लेके जो कम से कम 2 सालों को अधिकतम 10 साल का प्रोविजन है। हम इससे पहले जिसे बता रहे थे, अगर सजा से पहले कोई व्यक्ति ये भी चाहता है कि उसको बेल मिले तो बेल में उसको साबित करना पड़ता है कि भाई उसने अपराध नहीं किया। इसी प्रकार अगर मान लीजिए 1 से ज्यादा केसेस हैं और इन केसेस के अंदर जितने रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड का प्रूव हो रहा है कि आप 1 से ज्यादा केस में हो, तो जिन केसेस में आप ऑलरेडी अपराधी हो उसमें तो सजा होगी और इस केस में जो है आपको अलग से सजा होगी। और इसके चलते जो है बाकी केसेस के अंदर भी जो होता है अपराधी के ऊपर एक दबाव होता है कि उसने क्योंकि अपराध में गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है, तो आसानी से जो है बाकी केसेस में अगर उसको बेल जो है अगर वो मिल भी जाती है तब भी गैंगस्टर एक्ट के चलते उसको जो है छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि जब तक गैंगस्टर एक्ट में वो साबित नहीं कर देगा कि गैंग बना के उसने ये काम नहीं किया तब तक उसको बेल भी नहीं मिलेगी। और इसीलिए जो सजा का प्रोविजन है, और वही अगर मान लीजिए वो किसी सरकारी कर्मचारी को परेशान कर रहा है या उसको धमकी दे रहा है या कार्य नहीं करने दे रहा है, या जैसे इलेक्शन के अंदर इलेक्शन ड्यूटी किसी की लगी हुई है और गैंग बना के जो है आपने अपराध किया, तो जो आईपीसी के प्रोविजन तो लगेंगे, उसके साथ अगर साबित होता है तो कम से कम नॉट लेस देन, यानी कम से कम तो इतनी सजा होगी ही होगी। तो जहाँ भी अपराध में कम से कम सजा का प्रोविजन होता है वो अपने आप में गंभीर अपराध होता है और ऐसी स्थिति में अगर साबित होगा तो निश्चित तौर पर एक व्यक्ति को जेल में रहना पड़ता है। जी ऋषिपाल जी, 2015 में गैंगस्टर एक्ट को मजबूत किया गया था, लेकिन वो बिंदु आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन बिंदुओं पर एक्ट में बदलाव करके इसे मजबूत किया गया। देखिए, गैंगस्टर एक्ट में जब गैंगस्टर एक्ट 1986 बना था तो इसमें केवल 15 प्रकार के जो अपराध थे वो शामिल थे जिसके अंदर गैंगस्टर एक्ट लग सकता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे इसमें परिवर्तन 2015 तक होते और बाकी जो अपराध थे उनको भी इसमें शामिल किया गया। इसी के चलते जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो पावर्स थी उन पावर को भी उसमें ड्यूटी पे वो भी जिम्मेदारी लगाई गई कि गैंगस्टर एक्ट में जितनी संपत्ति है जब तक वो केस चलता रहेगा वो संपत्ति जो है वो नहीं उससे निकलेगी। और इवन के अगर मान लीजिए कोई अपराधी है और अपराधी ने वो अपराधी मतलब गैंग बनाए काम कर रहा है तो उसकी जो बेल में
बेल के अंदर सकती है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जिसके अंदर प्रोसिक्यूटर को पावर दी गई, जज को पावर दी गई कि आसानी से ऐसे व्यक्ति जो गैंगस्टर एक्ट में है उनको जेल से बाहर ना निकाला जाए। इसलिए अपराधी हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो गैंगस्टर एक्ट होता है यूपी के अंदर या दिल्ली में मोकोका है या बॉम्बे महाराष्ट्र में मोकोका है, इन गैंग से, इन अपराधों से अपने आप को बचा जाए, क्योंकि उसके वो होने के बाद उनकी पर सजा वो निश्चित होती है और बेल भी उनको नहीं मिलती। ऋषिपाल जी, सुप्रीम कोर्ट का गैंगस्टर एक्ट पर क्या फैसला था, वो भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, अगर हम कानून को पढ़ते हैं तो कानून में कहीं पर ये लिखा हुआ नहीं था पहले भी कि कोई व्यक्ति अगर एक बार या पहली बार कोई अपराध कर रहा है और उसने या एक ही अपराध किया है गैंग बनाकर, तो वो गैंगस्टर एक्ट में नहीं आएगा। उससे पहले लोगों की एक धारणा ये थी कि अगर कोई व्यक्ति गैंग बनाए काम कर रहा है तो निश्चित तौर पे एक से ज्यादा जब अपराध किए होंगे तभी गैंग बनता है और बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने इस अवधारणा को गलत कहा कि ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार अपराध किया है, पहला अपराध सामने आया है तो वो अपराध जो है आपका गैंगस्टर एक्ट में कवर नहीं होगा। उसको भी जो कोर्ट ने जो गैंगस्टर एक्ट में माना है और इसके चलते आप देख रहे हैं लगातार यूपी के अंदर और जिस तरीके से अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, जिस तरह से और कार्य की जा रहा है, तो अपने आप में कानून की हम एक शक्ति देख रहे हैं कि गैंगस्टर को किस प्रकार से नकेल कसी जा रही है। जी ऋषिपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और तमाम इस विषय से जुड़ी हुई जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।